तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बता रहे हैं किस तरीके से उनकी सरकार काम कर रही है, चाहे वो केंद्र हो चाहे राज्य। और एक बार फिर से रुख करते हैं प्रयागराज का, जहां पर एक ही परिवार में 5 लोगों की निर्मम हत्या हुई है। पत्नी और 3 बेटियां, पति की धारदार हथियार से हत्या की गई है। पति का जो शव है वो फंदे पर लटका हुआ मिला है। नवाबगंज थाना क्षेत्र के खगलापुर गांव का मामला। हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन लगातार बने हुए हैं, पल पल की अपडेट्स दे रहे हैं, तस्वीरें वो दिखा रहे हैं। मोइन, जिस तरीके से ये पूरी जांच चल रही है, सभी आला अधिकारी मौजूद हैं इस वक्त घटनास्थल पर, लेकिन सवाल ये भी है, आपने भी बताई फेहरिस्त की बड़ी ऐसी वारदात, लगभग 10 ऐसी वारदात हो चुकी हैं जहां पर पूरे के पूरे परिवार को खत्म कर दिया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है प्रयागराज पुलिस पर कि आखिर इस तरीके के मामले थम क्यों न रहे हैं। बाद में तो अच्छी कार्रवाई होती है, लेकिन मामले रुक नहीं पा रहे। देखिए, प्रयागराज में अगर हम गंगापार इलाके की बात करें तो जो नवाबगंज थाना क्षेत्र है या इससे सटा हुआ सोराव का इलाका है, थरवई का इलाका है, पिछले अगर हम 10 सालों की बात करें तो कम से कम 15 ऐसी बड़ी वारदातें हुई हैं जिनकी मॉडस ऑपरेंडी एक जैसी है। यानी रात के अंधेरे में पूरे परिवार में कुछ लोग घुसते हैं, पूरे परिवार को कत्ल कर दिया जाता है, सामान बिखेर दिए जाते हैं। जो मृतक होते हैं उनके कपड़े अस्त व्यस्त रहते हैं, खून पड़ा रहता है, धारदार हथियारों से हत्या की जाती है। ज़्यादातर मामलों में ये होता है कि जो पीड़ित परिवार होता है वो आक्रोश की वजह से किसी न किसी पड़ोसी पर या जिससे रंजिश चलती रहती है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देता है। पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजी जाती है और वो मामला खत्म हो जाता है। लेकिन अगर एक ही जगह में, एक सर्टेन इलाके में 15-20 किलोमीटर के दायरे में हर 6 महीने 8 महीने पर एक घटना होती है, एक ही तरीके से घटनाएं होती हैं जहां पूरे के पूरे परिवार को मौत के घाट उतारा जाता है और सारी घटनाओं को एक ही तरीके से अंजाम दिया जाता है, यानी ये सीरियल किलिंग का भी मामला हो सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये महज संजोग नहीं हो सकता कि एक ही क्षेत्र में एक ही तरीके से पूरे परिवारों को मौत के घाट उतारा जाए। ये महज संजोग नहीं हो सकता है। तो ऐसे मामलों में पुलिस निश्चित तौर पर जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जाती है उसको गिरफ्तार कर लेती है, जेल भेज दे देती है। और कई मामलों में हमने ऐसा देखा कि पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा और उसके बाद उनको छोड़ दिया गया, अदालत से वो बरी हो गए। किसी मामले में किसी आरोपी को सजा नहीं हो पाई है। तो निश्चित तौर पर प्रयागराज पुलिस ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ये एक बड़ी चुनौती है कि एक ही क्षेत्र में एक ही जैसी मॉडस ऑपरेंडी में एक ही जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। और अगर तकरीबन अब तक 40-45 लोग यहाँ पर मारे जा चुके हैं तो पूरा का पूरा परिवार खत्म कर दिया जाता है, तो आखिर ये जो घटना हुई है, आज की घटना हुई है, ये उसी सीरीज का हिस्सा है या उससे अलग है? बिल्कुल बिल्कुल। और जो आपने आंकड़े दिए वाकई इस पर गौर करना चाहिए आला अधिकारियों को। और आपने बताया कि 10 साल में किस तरीके से बड़ी घटनाएं हुई, लेकिन बीते 2 साल को भी उठा ले तो मुझे लगता है कि 4 से 5 घटनाएं हो चुकी होंगी, चाहे यमुना पार की बात करें चाहे गंगा पार की। लेकिन इन सब के बीच जो थ्योरी पुलिस दे रही है कि हो सकता है कि राहुल ने सबको मारकर आत्महत्या की हुई हो, क्या इस पर परिवार कुछ बोल रहा है? गांव वालों को ये दलील पच रही है? देखिए, परिवार में सिर्फ रिश्तेदार ही बचे हैं। पूरे परिवार जो था वो मौत की नींद सो चुका है। 5 लोग इस परिवार में रहते थे। राहुल तिवारी की शादी तकरीबन 15 साल पहले हुई थी, 3 बेटियां थीं और पूरा का पूरा परिवार जो है ससुराल में ही, राहुल तिवारी अपने ससुराल जो कौशाम्बी ज़िले में पड़ती है वहाँ पर रहा करते थे। तकरीबन साल भर पहले ससुराल पक्ष में और राहुल तिवारी से विवाद शुरू हुआ और विवाद शुरू हुआ एक ज़मीन पर कुछ कंस्ट्रक्शन कराए जाने के मामले को लेकर। राहुल तिवारी के जो ससुराल के लोग थे, उनके दोनों साले थे, वो नहीं चाहते थे कि वो वहाँ पर है, वो चाहते थे कि वो अलग जगहों पर रहें क्योंकि उन्हें रहने के लिए ज़्यादा जगह इस वजह से मिल जाएगी। तो मामला इतना ज़्यादा बिगड़ गया था कि राहुल तिवारी को न सिर्फ ससुराल छोड़नी पड़ी थी बल्कि ज़िला भी छोड़ना पड़ा था। और नवाबगंज इलाके के इसी मकान में किराए पर नवंबर महीने में आए थे राहुल तिवारी रहने के लिए। भैंसों का कारोबार करते थे, 2 कमरे का साधारण मकान था। और जो आसपास के लोग बताते हैं, जो रिश्तेदार बता रहे हैं कि परिवार की माली हालत ऐसी खराब नहीं थी कि जिसकी वजह से ये कदम उठाना पड़े। तो हत्या हुई है, कम से कम 4 हत्याएं हुई हैं, ऐसा पुलिस भी कह रही है। राहुल तिवारी की मौत को लेकर भले ही सस्पेंस अभी बरकरार हुई कि उनकी हत्या की गई या उन्होंने खुदकुशी की, लेकिन परिवार के जो बाकी लोग हैं, चाहे राहुल तिवारी की पत्नी हो चाहे तीनों बेटियां हों, उनको किसने मौत के घाट उतारा? क्या किसी बाहरी आदमी का दखल यहाँ पर हुआ था या राहुल तिवारी ने ही पत्नी और तीनों बेटियों को मौत के घाट उतारा? और अगर राहुल तिवारी ने यह कदम उठाया तो उसके पीछे की क्या वजह थी? कौन सी ऐसी मजबूरी थी? कौन सी सामने ऐसी घटना आ गई थी
कि राहुल तिवारी को ये कदम उठाना पड़ा, पत्नी को मारा, 3 छोटी छोटी बेटियां थी, तीनों बहुत मासूम, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी बच्चियां थी। क्या उनको मारते वक्त, अगर राहुल तिवारी ने ऐसा किया है तो क्या उनको मारते वक्त राहुल तिवारी के हाथ नहीं कांपे? और अगर उन्होंने खुदकुशी की, पूरे परिवार को मौत के घाट उतारा भी, तो उसके पीछे की वजह क्या थी? क्या ससुराल वालों से जो विवाद चल रहा था वही वजह थी या कोई दूसरी वजह थी? बिल्कुल मोइन इस वक्त डिप्टी सीएम इस घटना पर बोल रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। है कि सहानुभूति प्रकट करने की जगह, श्रद्धांजलि देने की जगह अपराधियों को पुलिस जब पकड़ने के लिए आगे कार्रवाई कर रही है, मुझे लगता है उसकी लोगों को प्रतीक्षा करनी चाहिए। अपराधी बचेगा नहीं, वो चाहे विपक्ष का कोई नेता बचाने की कोशिश करे तो भी नहीं बचेगा। धन्यवाद। तो देखिए, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, वो अखिलेश यादव के ट्वीट पर प्रतिक्रिया दे रहे थे कि जिस तरीके से अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं वो राजनीति कर रहे हैं और अपराधी बचेगा नहीं, चाहे विपक्ष के लोग ही बचाने की कितनी कोशिश ना कर ले। एक बार फिर सुनवाते हैं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा इस घटना पर। 5 सदस्यों की हत्या का समाचार है, उस पर मैं शोक प्रकट करता हूं और जो मृतक परिवार हैं उनके प्रति अपनी संवेदना जाहिर करते हुए मृतकों के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और यह भी साथ में कह रहा हूं कि जो भी इस घटना के दोषी होंगे उनको खोज निकाला जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।